नमस्कार। आज का शो आप सभी के सामने हम लेके आए हैं आपको हंसाने के लिए और आपको अपनी कुर्सियों से उठाने के लिए। मेरे साथ जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे आज के मेहमान, उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे और इनकी जितनी तारीफ मैं करूँ उतनी कम है। हमारे आज के गेस्ट हैं सौरभ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। और जितने शब्द मैं इस्तेमाल कर सकूं इस वक्त उतने कम रहेंगे। एक बेहतरीन कवि, एक बेहतरीन मैं कहूँगी गायक भी हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत जो कविता लिखते हैं उसे इतनी खूबसूरती से वो गाते भी हैं, सबके सामने लाते भी हैं। जानना चाहते हो कि आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा के साथ हम लोग रहते हैं और उनका एक बेटा मैं हूँ और एक मेरी बहन है बिटिया, वो मैरिड हैं। अभी जो मेरी फैमिली है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं, काव्य और ग्रंथ। पत्नी डॉक्टर अनामिका अंबर प्रतिष्ठित कवित्री हैं, सभी लोग जानते हैं। जी जी। और आपकी जोड़ी ऐसी है कि पूरे इस वाले हमारी फील्ड में बहुत ही फेमस है। कवि कुनबे में अगर हिंदी काव्य मंचों की हम लोग बात करें तो दामिनी जी अकेला एक मतलब जुगल कह सकते हैं कि एक अकेला युगल दंपति हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों कवि हैं। उर्दू में अगर आप चाहते हैं तो 2-3 और ऐसे जोड़े हैं। अच्छा। लेकिन हिंदी कवि सम्मेलनों में अभी तक ये हमारे लिए एक लाइक अ क्राउन इट इज वी कैन से कि इंडिविजुअल कवि युगल के नाम से भी हम लोगों को लोग जानते हैं। जी, मैं भी आप लोग को उसी नाम से जानती थी पहले। मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी तो किसी एक हम लोग प्रोग्राम में मिले थे और वहाँ पर मेरा सौभाग्य था कि मैं दोनों से मिल पाई एक साथ। वहाँ मंच पे हम लोगों ने इतने मजे करे कि मैं काफी दिन तक उसे सोच के सिर्फ हंसती रही हूँ। इतना बेहतरीन शो था वो वाला। नहीं, हम मंचों पे ऐसे ही रहते हैं, वो लड़ाई वड़ाई घर में निपटा लेते हैं। सन 2006 में हम लोगों की शादी हुई और मैंने पहली रात को ये सोच लिया था कि मैं श्रोता बन करके जीवन में यापन करूंगा। मैं उनकी सुनता रहता हूँ, वो सुनाती रहती है। घर के अंदर ही अनामिका जी को सब कुछ मिला है कि आप वो अपनी कविता सुना भी सकती हैं और आप सुनने के लिए ऑडियंस बन के बैठे हैं। डेफिनेटली, मतलब सुना भी सकती हैं वाला ऑप्शन नहीं है, वो तो सुनाती ही है। मेरे लिए है कि आप सुन सकते हैं कि नहीं। मुझे लगता है शादी के बाद वो एक पेशेंस आ ही जाता है हर किसी में। हाँ, पुरुषों में तो आ जाता है। जी जी। एक्सपीरियंस अच्छा है वैसे। आप जितने भी दर्शक हैं, मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी बैचलर्स होंगे वो लोग सारे लेसन्स ले सकते हैं यहाँ पर। मैं एक बात जो मेरे बैचलर लोग सुन रहे हैं और वो प्रभावित बहुत होते हैं हम लोगों से, तो मैं उन लोगों से एक बात ये जरूर कहूँगा कि प्रेम विवाह यदि आपके अंदर समझौता करने की हिम्मत नहीं है, क्षमताएं नहीं है, प्रेमिका से पत्नी बनना जितना कठिन है उतना ही कठिन प्रेमिका को पत्नी के रूप में स्वीकार करना होता है। वो तमाम शिकायतें जो पहले आपको बहुत अच्छी लगती हैं, वो तमाम बातें ये लगता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वो बाद में पता चलता है अमरूद भी महंगा मिल रहा है। स्थितियां बड़ी विकट हो जाती हैं। पत्नी के रूप में स्वीकार करना बड़ी बात है और पत्नी बन जाना, जो व्यक्ति आपको मिलता था वो केवल आपका होता था, अब वो परिवार में सुबह 6 बजे कहता है भैया उठो सबके लिए चाय बनाओ। तो एक बहुत बड़ी स्थिति होती है उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, सामंजस्य उन चीज़ों में बांधने के लिए। तो ये चीज़ें अगर नहीं है हमारे अंदर, अगर सामर्थ्य नहीं है उस चीज़ को सहन करने की, तो फिर विघटन आता है। जी, ये बहुत अच्छी सीख दी आप लोगों ने सभी बैचलर्स के लिए। बिल्कुल। हंसी मजाक के साथ साथ हम लोगों ने आपको कुछ टिप्स भी दिए हैं कि अगर आप अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। हाँ, देखिए वो एक बहुत पुरानी कहावत भी है, किसी ने कहा कि प्रेमिका यदि आपकी है तो बहुत अच्छा है, वरना जिससे भी आप शादी करेंगे वो प्रेमिका तो होगी ही, अब ये तय करता है कि वो आपकी हो या किसी और की हो। तो अगर अपनी से हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। पहली कविता सुनना चाहूंगी जो आपने पहली बार लिखी। सबसे अच्छी बात तो वो होगी जो सबसे पहली जो लिखी होती है ना, उसका एक खास अलग ही उसका नशा होता है। श्वेताकाश जीवन में तुम मेरे रंग बिखरा दो, भंवरतम में फंसी नाव, भंवरतम यानी अंधेरे का भंवर, कि भंवरतम में फंसी नाव तुम ही आकर किनारा दो, है सुंदर रूप तेरा सांझ की है लाली गहरी सी, है कोकिल कंठ अरुकाली घटासम जुल्फ में किसी, सप्तरंगी है स्वप्न तेरे इंद्रधनुषी नाम है, सप्तरंगी स्वप्न यानी जो मतलब रेनबो वाले,
कि सब तरंगी है स्वप्न तेरे इंद्रधनुषी नाम है, प्रेम मेघ के तुम हो प्रहरी प्यास घटाना काम है, सूर्य तारा इंदु सखी है। आकाश से बात हो रही है कि सूर्य तारा, इंदु एक्चुअली उसकी फ्रेंड थी, कि सूर्य तारा इंदु सखी, अब नाम तो आना जरूरी था ना, कि सूर्य तारा इंदु सखी है, हृदय तेरा अपार है, बिजुली धर पर नाचती है, नैनों में श्रृंगार है, केसरित सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है खुशबू, कि केसरित सौरभ अंग तेरा, महक है हर श्वास में, काठ का पुतला है धोरे चित्त श्वेत आकाश में, कि काठ का पुतला है धोरे चित्त श्वेत आकाश में। पहली कविता थी मेरी। इसमें से उनका नाम कौन सा वाला था? ये मत आप कहलाइए, वरना मैं ऐसे सार्वजनिक चैनल से मैं उसको कैसे बदनाम करूं? मुझे सिर्फ इतना पता है, आज के एपिसोड के बाद आपको घर में खाना तो नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो तय है। जिस तरीके से अभी शब्द तक आए हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, अनामिका शादी से पहले मेरी बहुत अच्छी मित्र रही है जी। और यू कांट बिलीव, ऐसा भी कई बार हुआ कि मैंने अपने जो इधर कहीं अफेयर चलते रहते थे तो मैं उसकी बातें अनामिका से शेयर करता था फोन पे। हम लोग फोन पे बहुत 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 क्या पूरी रात बातें किया करते थे, तो मैं उससे बहुत सारी चीज शेयर करता था। इवन वो मेरे को ना वो तरीके बताती थी, काम करना सौरभ तुम आज ये करना, आज ऐसे करना। तो वो होता ना कि एक टीचर थी वो मेरी पटाने के लिए ज्ञान देती थी कि ऐसे ऐसे करना। तो उसको बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, तो आपने कुछ अप्लाई करे उनके दिए हुए? उन्होंने हाँ, जो वो देती थी मैं अगले दिन उसी का अप्लाई करता। तो आप लोग के घर में माहौल कैसा रहता है कि आप दोनों ही एक ही फील्ड से हैं? किस तरीके से चैलेंजेस हैं और किस तरीके की मतलब प्लस और पॉजिटिव, प्लस और नेगेटिव? जी, होता क्या है कि नो डाउट एक बहुत बड़ी ताकत भी मिलती है कि आप ही के परिवार में एक ऐसा श्रोता होता है। आज भी मैं जो पहली कविता लिखता हूँ या पहली लाइंस लिखता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोशिश क्या करता हूँ, मैं अनामिका को ही सुनाता हूँ। जब वो अच्छा, उनको व्याकरण का थोड़ा ज्ञान मेरे से ज्यादा है कविताओं का। अगर हम लोग व्याकरण की बात करें, वो गजल में बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, तो मैं मात्राएं भी उनसे अपनी चेक करा लेता हूँ। मैंने कहा तुम देख लो, वो जो कविताएं लिखती है उसमें भाव जितने भी होते हैं वो मुझसे सुना करके एक बार वेरीफाई कराती है कि ये चलेगी ना, मतलब पब्लिक इसको स्वीकार करेगी ना। तो एक तरीके से हमारे मास्टर्स, चाहे मेरा है चाहे उसका है, वो दोनों एक ही घर में है। तो वो भी लिखती है तो सबसे पहले मुझे सुनाती है, मैं लिखता हूँ तो सबसे पहले उसको सुनाऊँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सलाह देनी है कि नहीं नहीं इस वाले को ऐसा कर लो, तो वो भी हम लोगों को, उसके लिए आवश्यकता नहीं कि हम लोग घर से बाहर निकल करके किसी अन्य कवि से बात करें, हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी ताकत हम दोनों के पास घरों में हमारे मौजूद है और वो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। कभी मैं एक प्रोग्राम में गई थी, एक मेरे गुरु हैं जो वहाँ पर काफ़ी, जिनके साथ मैंने प्रोग्राम करे, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि तालियों की गड़गड़ाहट हमारे लिए नशा होती है। जब तक ये नशा नहीं होगा जीवन में तब तक आप आगे बढ़ के बड़ा कलाकार नहीं बन पाएंगे। और आप विश्वास मानिए, पिछले मार्च से आज तक मैं नशे से दूर ये जो लॉकडाउन आया ना, ये हम लोगों के लिए इतनी बड़ी पीड़ा है कि जिसको बता नहीं सकते। किसी भी कलाकार के लिए हम लोग आदी हो गए हैं पब्लिक के बीच रहने के, ठहाके सुनने के, हम लोग आदी हो गए हैं हजारों लोगों की तालियों की गर्जना सुनने के। तो वो जब होता नहीं है, अभी क्या है कि सब लाइव शोज चल रहे हैं, इसमें केवल हम लोग एज्यूम करते हैं कि सामने इतने लोग हमें बैठे होंगे, वो वाह वाह कर रहे होंगे, कर भी रहे होंगे, ना कोई उनको बाध्य कर सकता है। जब लाइव रहता है ना तो आई टू आई जो कांटेक्ट होता है और उसमें जो आपके अंदर का तिलिस्म सामने वालों को कैद कर लेता है ना, वो एक अद्भुत नशा होता है। बेसिकली क्या है कि जो शब्द होते हैं ना वो मन से तब निकलते हैं जब सामने से प्रतिक्रिया मन से मिले। तो निश्चित तौर पर श्रोताओं का और कवियों का आपसी जो तालमेल है वो सामने का। मैं अगला चीज ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आपकी इसके अलावा क्या हॉबी है? जैसे कई लोग होते हैं, ये तो आपका प्रोफेशन भी हो गया या आपके शौक भी हो गए, उसके अलावा आपको क्या पसंद है करना जब आप फ्री होते हैं तब? मेरे को घूमना बहुत पसंद है। मेरे को मतलब बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ पुरानी चीजें देखना। मतलब अगर कई बार तो मुझे ऐसा फील आता है जैसे हम लोग किसी किले विले में होते हैं तो ऐसा लगता है कि तलवार और हो तो बस ऐसा लगे कि राजा तो ही है। तो वो फील मैंने बहुत लिया। मतलब अगर मेरे को थोड़ा सा भी अवसर मिलता है, अमूमन जगह क्या होता है कि अनामिका जो है वो नहीं जाना चाहती घूमने, मतलब बहुत कम उनका मन रहता है कि गए और सो गए, रात में फ्रेश होकर एक सम्मेलन किया। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी जाते हैं और मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई एक ऐसी जगह है जो घूमने लायक है, जो देखने लायक है, दर्शनीय है या प्राचीन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ तू सो। उसको होटल में छोड़ करके मैं चाहे अकेला या किसी और कवि को या आयोजक को लेकर के मैं निकल जाता हूँ कि मैंने कहा मुझे देखना है। तो शायद यही आदत है। मैं आपको बताऊं, मेरी कविता मैंने लिखी थी इतिहास के ऊपर और महारानी पद्मावती के ऊपर। तो वो मैं आपको बता रहा था कि चित्तौड़ में एक कवि सम्मेलन था
और मैं उस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था। तो रात में उस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए जो महाराणाओं के परिवार से कुछ लोग अभी भी शेष हैं, जो वहाँ के राजा वगैरह उसमें रहे हैं, तो कौन थे मुझे नहीं पता, कि वो भी आए हुए थे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि क्या ये संभव है कि मुझे, क्योंकि कल शाम की मेरी ट्रेन है वापस की, तो अगर संभव हो तो मैं घूमना चाहूँगा चित्तौड़ का किला। तो उनको ये लगा कि तो बहुत अच्छी बात है, वो मेरे को लेकर के गए। उनके मैनेजर आए मेरे को सुबह सुबह लेने कि आप आइए और चलें। तो जो चित्तौड़गढ़ का जो एक्चुअल किला, जो मेन किला है, जब वहाँ पर हम लोग गए तो वो चीज़ें देखने को मिली जो शायद आम जनता के लिए खोली ना जाती हैं। वो सारी चीज़ें, वो आईना जिसके बारे में कहा गया कि पद्मावती को दिखाया गया था खिलजी को उस आईने से, वो स्थान जहाँ पर जौहर हुआ, वहाँ वो सारी की सारी चीज़ें जब मैं देख रहा था, घूम रहा था, तो मैंने उनसे एक निवेदन किया जब हम लोग वहाँ पर आए जहाँ पर वो 16,000 रानियों ने संस्कार किया था, जौहर किया था। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं 5 मिनट यहाँ बैठ सकता हूँ? तो बोले हाँ हाँ बैठिए। तो वो थोड़ा इधर उधर हो गए और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गया, बैठ करके क्या हुआ। मुझे थोड़ी देर बाद आकर के उन्होंने हिलाया, तो आई वॉज वीपिंग, मतलब बहुत बुरी तरीके से मैं रो रहा था और सारे कपड़े मेरे गीले हो चुके थे। तो कह रहे सर क्या हो गया? मुझे भी नहीं पता कि क्या हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं चल रहा हूँ उस समय, मैं कहाँ था मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन वो दहक शायद मैंने महसूस की। तो वो कविता वहाँ से मैंने लिखी और रास्ते रास्ते में वो कविता पूरी हुई। जब मैं मेरठ तक आया तो वो कविता मैंने पूरी कर ली थी। कई बार ये सारी की सारी चीज़ें जब घटती हैं, ये चीज़ें ना देखने से, घूमने से, अगर मैं उस गढ़ के अंदर नहीं जाता, ये कहा जाता है कि अगर गढ़ देखना है तो केवल चित्तौड़गढ़ है, 7 दरवाजे हैं उसके, और सारे तो गढ़ ही हैं, ऐसा कहा जाता है। वास्तविकता ये है कि जब मैं वहाँ गया तो उस इतिहास को छूने का अवसर मिला। किसी को भी, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो इस समय हम लोगों के साथ हैं, मैं उन सबसे कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो प्राचीन धरोहर हैं उनको जरूर छुएं। उनके अंदर इतना तिलिस्म है, इतना जादू है कि जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग अंतर तक कहीं ना कहीं स्पंदन महसूस करेंगे। सबको जाना चाहिए। मैं बहुत मतलब फॉन्ड ऑफ घूमने का। ये काफी आपने सही बोला कि कई बार उस स्थान पे जाके कई चीजें आपके अंदर आप फील कर पाते हैं और उस तरीके से लिख पाते हैं। और खासकर कवियों में तो शब्द ही है, और वहाँ शब्द तभी आता है जब आप कुछ देखते हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपके शब्द बाहर नहीं आएंगे। सही बात है जी। तो बस यही कुछ मतलब हमारी हॉबीज भी अभी आप ये देखिए कि कितने कम लोग हैं जिनको ये अवसर मिलता है कि वो अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन बना लें। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हमारा जो हॉबी थी, जो हम लोग लिखा करते थे अपने मन के लिए, वो जनता ने स्वीकार किया, वो समाज ने स्वीकार किया, और आज भी हम लोग वो लिखते हैं जो हमारा मन होता है। हम कभी भी बाध्य होकर के नहीं लिखते कि इससे बाध्य होकर के कुछ लिखना है ना। उस चीज को पहले हम अनुभूत करते हैं, महसूस करते हैं, तब उसके ऊपर कलम चलती तो ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से कुछ निकला। जी जी, कहते हैं ना वो उसको एंजॉय करते हैं। शब्द मुफ्त होता है, चाहे तो आप अच्छे तरीके से लिखिए, चाहे आप उसे बर्बाद करिए। तो आपने उसे खूबसूरती से इस्तेमाल किया और आज आप सभी के दिलों में राज कर। मेरे भी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है आपकी कविताएं। ये आप बरकरार रखिएगा। आप लोगों में जैसे अनामिका मैम का इतना हम लोगों की बात हुई है, धीरे से हम लोगों ने सब कुछ जाना, आप एज अ हस्बैंड वाइफ किस तरीके से रहते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों के घर में ये हास्य वाला सेक्शन शुरू होने वाला है, कुछ राज मैं जानने वाली हूँ अभी। मैं जानना चाहूंगी आप लोग के झगड़े किस तरीके से होते हैं, कवियों के झगड़े कैसे होते हैं, मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है। नहीं, हर एक लड़की को दूसरे के मतलब स्थितियों को जानने में इंटरेस्ट रहता है, इनके फजीते कैसे होते हैं। मैं बताऊं आपको, झगड़े बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे आप लोगों के घर में होते होंगे जी। निश्चित तौर पर वो सब कुछ होता है। हाँ, हम लोगों के यहाँ जो जैसे उसमें वो गालियां जो आप लोग प्रयोग करते होंगे मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ साहित्यिक हो जाती हैं कोई, मतलब जैसे तू तड़ाक नहीं होता, हमारे यहाँ कहते तो तुम ही है, लेकिन उसके अंदर जो भाव होते हैं, जैसे अगर कुत्ते को कुत्ता कहा तो क्या कुत्ता कहा, कुत्ते को श्वान कहो। सुनने वाले को भी मजा आए। तो वो सब हम लोग अनुभूत करते हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल जैसे पति पत्नी रहते हैं, वो सारी लड़ाइयाँ, वो तमाम झगड़े हम दोनों के बीच भी होते हैं, लेकिन क्योंकि एक प्रेम हम लोगों ने दोनों ने जिया है, तो वो जो प्रेम रहता है वो सबसे ऊपर रहता है। एक दूसरे को स्वीकार करना, उसकी बुराइयों के साथ स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयों के साथ स्वीकार करना, वो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, ये हम दोनों के अंदर टचवुड ये शुरू से रहा। और
मनमुटाव हो जाना किसी भी बात को लेकर के, बिल्कुल बहुत साधारण सी सामान्य सी छोटा बात। मोटा तो हर घर में होता है, जहाँ दो बर्तन है वहां तो खटकेंगे ही। हाँ, और नहीं वो खटकता वो बर्तन ज्यादा है आवाज वहां से ज्यादा होती है। ये जो वीरस का कभी केवल मंच पे वीरस करा जाता है, वहां आकर के तो वही बात है ना कि मैं ये शेर तो हूँ। भगोना है, ये भगोना है, जो भी बर्तन डालोगे बर्तन आवाज करता है, भगोना शांत रहता है। Exactly, नहीं वो कहावत है ना कि मैं शेर तो हूँ, लेकिन जैसे ही घर जाता हूँ तो शेरा वाली माँ बैठ जाती है तो वो स्थिति हमारे साथ भी है। निश्चित तौर पर ये कहा जाता है कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ती हैं। सहनशीलता को यदि आपने अपने अंदर स्थान दिया तो कोई भी संबंध हो वो अच्छा चल जाता है। जी। सो मैं एंड करने से पहले जी, कोई एक आपकी जो बहुत फेवरेट जो आप सुनाना चाहें कविता, हम वो सुनना चाहेंगे। देखिए हम तो पूरा दिन सुन सकते हैं फिलहाल। कि गर्भ था भारत भूमि को के महावीर की माता हूँ, राम कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूँ। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। इस कविता का जो मुख्य बंद है जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं सुनाता हूँ। एक इसके अंदर एक थॉट भी मैं दामिनी जी जरूर देना चाहूंगा। मैंने ये कविता क्यों लिखी जी। आप ये देखें कि एक अगर हम लोग इसको सेग्रीगेट करें, उसको थोड़ा सा विभाजित करें, तो आपको पता चलेगा कि जो मनुष्य की संरचना है, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म में कुर्बानी लिखी है, हमारे धर्म में बलि लिखी है, हमारे धर्म में मांस खाना लिखा है, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ। आपका ये जो कार्यक्रम है ये निश्चित तौर पर लाखों लोगों तक जाएगा, तो ये बात जानी चाहिए, एक शिक्षा की भी बात भी जानी चाहिए, एक बात जानी चाहिए उन तक। तो वो मैं बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। मनुष्य की जो शरीर की संरचना है वो पूर्णतः शाकाहारी बनाई गई है। मैं इसको बताता हूँ कि उदाहरण के रूप में कैसे। बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने अपनी जो लेख हैं उनके अंदर ये सिद्ध किया कि जब एक शाकाहारी पशु, शाकाहारी कोई भी व्यक्ति, शाकाहारी जीव जब पानी पीता है तो वो सांस से खींच करके पीता है। जैसे अगर हम लोग पीते हैं तो ग्लास से अगर लेते हैं तो लाइक ऐसे सिप करते हैं उसको, है ना। इसी तरीके से अगर कोई मांसाहारी जीव है, चाहे वो कुत्ता है, शेर है, कोई भी है, वो जीभ से लबलबा करके पानी पीता है। कभी भी आप देखिएगा जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके दोनों जॉज चलते हैं, ऊपर वाला भी चलता है और नीचे वाला भी चलता है। डॉग को देखिए ऐसे, शेर को देखिए ऐसे, उनके दोनों जॉज चलते हैं। हम लोगों का जो शाकाहारी जीव होते हैं उन लोगों का, चाहे आप हाथी को ले ले, घोड़े को ले ले, गाय को ले ले, मनुष्य को ले ले, इन सबों का जो स्केलेटन है वो ऊपर से रीढ़ से जुड़ा हुआ है। हमारा केवल निचला जबड़ा चलता है, केवल नीचे का जॉ चलता है। पूरी की पूरी संरचना से बहुत सारे हैं कि छोटी आंत नहीं होती, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको केवल छोटी होती है, हमारे यहाँ 2 होती हैं। ऐसे अपेंडिक्स केवल शाकाहारियों को होता है, जो मनुष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिद्ध करती हैं कि मनुष्य की जो संरचना है वो टोटली शाकाहारी के रूप में बनाई गई है। तो फिर हम कम से कम धर्म का नाम ना लें कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है। जिस व्यक्ति ने, जिस ईश्वर ने जो धर्म और जो नियम अपने बनाए हैं वो खुद के नियम नहीं तोड़ सकता, ये तय है। तब इस कविता का मुख्य बंद मैं देता हूँ कि आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है। अपना दर्द दर्द, दूसरे का दर्द दर्द नहीं, कि आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं। जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं, जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। दया की आंखें खोल देख लो पशु के कर्ण करंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंगलाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, अंगलाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दागर है या कोई कब्रिस्तान है, पेट तुम्हारा मुर्दागर है या कोई कब्रिस्तान है। बेहतरीन। और ये बहुत बहुत बड़ा लेसन था इस वक्त कि हम लोगों को ये चीज छोड़ देनी चाहिए और शाकाहारी बन जाना चाहिए। ये अपने अपने, मैं कभी भी बाध्य नहीं करता किसी को, आपके मन के ऊपर है, आप इसको छोड़े या ना छोड़े, लेकिन इसको धर्म से जोड़ना मेरे अपने अनुसार ये पाप है। इसको धर्म से जोड़ करके नहीं दिखाना चाहिए। ये कहना कि हमारे यहाँ धर्म में लिखा हुआ है, ये गलत है। धर्म में कहीं नहीं लिखा है, धर्म में कहीं नहीं लिखा है, सब आपकी इच्छा धर्म है। का पर्याय दया, यदि उसमें से दया आप हटा दें, ये कहा जाता है कि जो कुर्बान होता हुआ पशु है वो ईश्वर के, अल्लाह के बहुत नजदीक हो जाता है। अरे तो आप हो जाओ, राइट। मतलब हम उसे क्यों ये अवसर दें ये अवसर हम क्यों ना लें? गलत गलत है। जी जी जी, एक बहुत ही बेहतरीन आपने मैसेज दिया इसी के थ्रू। बाकी आप कुछ और
एंड में जाते थे कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं और कोई कविता सुनाना चाहते हैं जो आपकी पसंदीदा हो, जो आपको अच्छा लगे। देखिए, मैंने सारी कविता मेरी पसंद की कविताएं हैं, जो जनता पसंद कर ले मेरे लिए तो वो बड़ी बात है। मेरी जो प्रसिद्ध कविता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका आखिरी बंद सुना देता हूँ, जो मुझे भी बहुत पसंद है, जो अनामिका को भी बहुत पसंद है, वो सुनाता हूँ, सुनेगा। एक संशय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के अंदर। वो कुछ लोगों का दावा ये है कि वो मृत्यु जब उनकी डिक्लेयर की गई, ये कहा गया कि ताइवान के ताइहाको हवाई अड्डे से प्लेन उड़ा और ऊपर जाकर के क्रैश हो गया, उसमें नेताजी मर गए, ये सबको पता है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद कई बार ये दावे किए गए कि नेताजी जवाहरलाल जी की जब मृत्यु हुई वहां पर देखे गए, वहां देखे गए, उन्होंने ये करा, कोई एक बाबा थे उनके रूप में भी माना गया कि ये नेताजी थे। बार बार ये दावे अकेले एक व्यक्ति के लिए हुए। ऐसा अचरज, ऐसा इतिहास में छुपा हुआ जो कहना चाहिए वो और किसी भी नेता के साथ नहीं हुई। हमेशा पता चला कि वो कहाँ है। अगर सबसे बड़ा आप देखेंगे एक उदाहरण, अगर किसी की मृत्यु में कोई बहुत बड़ा छुपाव है तो वो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का, जिसका कारण आज तक किसी को नहीं पता। बावजूद उसके उनकी डेड बॉडी हम लोगों को मिली, हम लोगों ने खुद उसका अंतिम संस्कार किया, तो हमें पता है कि वो चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज तक नहीं पता कि वो जीवित थे या नहीं थे। तब मैं पंक्तियां देता हूँ, सुनेगा। एक कविता का आखिरी बंद है और ये वो बंद है जो मैंने 7 समुंदर पार भी सुनाया है। विदेशों में जाकर के जब मैं डरता था, मैंने कहा कि ये लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, इनके अंदर देशभक्ति होगी कि नहीं होगी। तो मैंने देखा कि इस बंद के बाद वो तमाम लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं। स्टैंडिंग ओवेशन इस कविता के इस बंद पर आई। वो कविता के वो आखिरी बंद में आपको देता हूँ, सुनिए। कि कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई। भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई। दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया। बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। आपसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है। ये एक ऐसा शो है जो निश्चित तौर पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप लोगों के सामने लेकर के आता है। आप लोगों से बात करने का उनको भी अवसर मिलता है और आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं, आप लोगों ने जो कभी मन में कुछ बातें सोची होंगी अपने सेलिब्रिटी से पूछने के लिए, वो दामिनी जी जिस अंदाज में पूछते हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत ही बढ़िया तरीका है उनका। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं कई बार बीच में खो गया था आपके प्रश्न में, तो एक तिलिस्म भी है, एक जादू भी है उनके साथ बैठ करके इन पलों को मैंने जिया। आप लोग साक्षात रूप में हम दोनों को देख रहे हैं, तो जहां तक हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जितने शोज आते हैं आप उन सबको सुने। उनमें आपको भीनी भीनी गंध हमारे हिंदुस्तान की मिलेगी, देशभक्ति की मिलेगी, हमारी उस रज की मिलेगी जिसने हमको हम कहने का अधिकार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आज हमारे प्रोग्राम में आके हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए और जितने भी लोगों को पसंद आया, मतलब मुझे लगता है सभी को पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें मिलेगी तो और अच्छा लगेगा। जी, सब लोग यही चाहते हैं कि आपका फीडबैक हम लोग को मिले, अपने कमेंट्स और अपने लाइक्स। बहुत आभार, आपने एक अवसर मेरे को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे आज का शो हम खत्म करते हैं। हमारे साथ सौरभ जी थे, इतनी खूबसूरत कविताएं उन्होंने सुनाई, इतनी सारी बातें उन्होंने बताई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम सभी को सीखने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग देश से प्यार ज़रूर करते हैं, बट हम लोगों को इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं पता। सो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो इतिहास जानने में इंटरेस्टेड हो। और आप सभी के प्यार के लिए ढेर सारा शुक्रिया। यहाँ पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते एक और हमारे गेस्ट के साथ हम यहीं पर मिलेंगे, द दामिनी शो। थैंक यू वेरी मच।